हेलो एवरीवन। तो केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे अरेनियस इक्वेशन के बारे में। ओके, तो अरेनियस इक्वेशन से क्या क्या डिराइव किया था। अरेनियस इक्वेशन पहले लिखते हैं। लेट्स राइट द अरेनियस इक्वेशन। क्या कह रहा था? रेट कांस्टेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए एंड exponential factor, that is e raised to the power minus of activation energy divided by RT। ओके, ये कहा था अरेनियस। ठीक है, इसका लॉग फॉर्म क्या था? ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाय RT। ओके, ये नेचुरल लॉग फॉर्म था। जब नेचुरल लॉग के फॉर्म में लिख रहे थे तो ये था। अब लॉग की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? लॉग रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू लॉग ए माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 आता है यहाँ, क्योंकि ln को लॉग में चेंज किया तो यहाँ पे 2.303 किया था, यहाँ पे 2.303 किया था, देन उसको डिवाइड किया था 2.303 से। ओके, t। अच्छा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट्स के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था। वो क्या था? वो था log 2.303 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय R 1 अपॉन T1 टेम्परेचर माइनस 1 अपॉन T2 टेम्परेचर। ओके, ये आया था। अब इन सब के बारे में थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करना है। ओके, तो पहला है ग्राफ। ओके, ग्राफ किसके बीच? ln k वर्सेस 1/t। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है किसके बीच? ln k वर्सेस 1/t। ओके, तो यहाँ इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट है ln a। स्लोप क्या है? माइनस EA बाय R। ओके, और कैसा स्लोप है? नेगेटिव स्लोप है। तो लेट्स कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा ग्राफ आएगा। ओके, यहाँ ये हो गया इंटरसेप्ट ln a, ये वैल्यू हो गया, ये y एक्सिस का वैल्यू यहां से लेके यहां तक हो गया ln a, और ये स्लोप हो गया। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज माइनस EA बाय R। ओके, ये तो हो गया ln k वर्सेस 1/t का। अब इसका ग्राफ अगर कीजिए log रेट कांस्टेंट k वर्सेस 1/t का, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? इस ग्राफ का भी स्लोप, दिस ऑल्सो हैज नेगेटिव स्लोप। So again negative slope. This intercept is log a, not ln a. It is log base 10a. Log base 10. Okay. तो यहाँ पे था log base e। यहाँ पे स्लोप क्या हो गया? स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R। ये स्लोप हो गया इस ग्राफ का। ओके, तो ये दो ग्राफ हुआ, पहला तो इसके लिए देन इसके लिए। ओके, नाउ और एक क्या इंफॉर्मेशन पढ़ा था? टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में। क्या कह रहा था टेम्परेचर कोएफिशिएंट? इट इज अ रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट सेपरेटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये अगर T टेम्परेचर पे था तो ये वाला रेट कांस्टेंट T प्लस 10 डिग्री का चेंज या 10 केल्विन के चेंज के टेम्परेचर के साथ था। इसका वैल्यू क्या आता है? दिस इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहां तक पढ़ लिया था। अब इसके हेल्प से कुछ ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को पढ़ना है।
ओके, तो इन सब को इरेज करते हैं। लेट्स इरेज दीज। पहला ऑब्जर्वेशन है .1, पॉइंट वाइज लिखेंगे, 4 पॉइंट पढ़ना है। .1, ओके। .1, ओके। .1 में क्या रखा? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T, ओके, हम एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज इंक्रीज्ड, तो क्या इफेक्ट होगा के पे? ओके, इफेक्ट ऑन के इज व्हाट? रेट कांस्टेंट। यहां लिख लेते हैं रेट कांस्टेंट। अब क्या इफेक्ट होगा ये लिखते हैं, उसके बाद इसको फिल करेंगे। ओके, तो देखो ग्राफ खींचते हैं जब एक्टिवेशन एनर्जी का, इधर लिखते हैं एनर्जी, ओके, इधर लिखते हैं टेम्परेचर, सॉरी रिएक्शन प्रोग्रेस, ओके, रिएक्शन प्रोग्रेस दिस साइड। ओके, अब कोई भी ऑर्डर, कोई भी रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, या तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, दोनों के लिए सेम। एक्सोथर्मिक कंसीडर किया तो ये हुआ रिएक्टेंट, ये हुआ प्रोडक्ट, ओके। अब एक्टिवेशन, मान लिया कि रिएक्शन हो रहा है R से P, ठीक है। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, रिएक्टेंट को कितना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए? यहां से लेके, लेट्स ड्रॉ दिस, ओके, तो यहां से लेके यहां तक का एनर्जी चाहिए इस बैरियर को, इस पहाड़ को पार करने के लिए, फॉर रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट केस में क्या किया? नेक्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट केस में क्या किया? इस एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, ओके। ये था ओल्ड वाला एक्टिवेशन, EA ओल्ड। ये ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला हो गया न्यू एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी न्यू, या EA2 EA1 मान लिया, ओके। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी जैसे ही बढ़ा दिया, तो अब रिएक्टेंट को न्यू एक्टिवेशन एनर्जी इतना चाहिए, this up to this we have to cross this new barrier, ब्लैक वाला बैरियर। तो एक्टिवेशन, अब मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तो उतने एनर्जी को गेन करने के लिए और टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो रिएक्शन का स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो, यानी क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट स्लो हो जाएगा। तो क्या हुआ? मतलब फिर से एक्टिवेशन एनर्जी, पहले ये ब्लू लाइन था, ठीक है, पहले सिर्फ इतना ही बैरियर पार करना था, इतनी एनर्जी चाहिए थी। न्यू एक्टिव, अब क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दिया ब्लैक लाइन से। तो जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा, अब यहां से लेके यहां तक की एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो मोर टाइम लगेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाने से रिएक्शन स्लो हो गया, यानी रेट कांस्टेंट क्या हो गया? डिक्रीज कर गया, ठीक है। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा, रेट कांस्टेंट क्या हुआ? डिक्रीज कर गया, ओके। दूसरा देखते हैं, अगेन ड्रॉ करते हैं। रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट था, ओके। यहां से यहां एक्टिवेशन एनर्जी इतना लगा, ये है EA1। अब क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दिया, तो अब
ये था न्यू, पहले एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दिया, ब्लैक लाइन, तो ब्लैक लाइन हो गया EA2, यानी पहले क्या था, इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। फिर क्या हुआ, कुछ ना कुछ करके एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज किया, तो एक्टिवेशन एनर्जी अब बस इतना ही चाहिए, तो इस केस में फास्ट रिएक्शन होगा, कम टाइम में उतनी एनर्जी अचीव हो जाएगी, तो फास्ट रिएक्शन होगा। तो क्या इफेक्ट हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट के क्या हो जा रहा है, डिक्रीज इफेक्ट ऑन के विल डिक्रीज। ओके, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज्ड तो इफेक्ट ऑन के क्या होगा, इफेक्ट ऑन के रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट विल इंक्रीज, ठीक है। रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, यानी रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। के की इंक्रीज होने से रिएक्शन विल इफेक्ट, रेट इंक्रीज हो जाएगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। यहां के डिक्रीज हो गया तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ओके, ये इफेक्ट होता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर को यहाँ कांस्टेंट रख रहा है, क्योंकि टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, आर एक कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी को वेरी कराया। ओके, अब मैथमेटिकली समझते हैं इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, यहां ड्रॉ करते हैं, लेट्स राइट इट हियर। K is equal to A e raised to the power minus EA by RT। ओके, R टेम्परेचर को रखा कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, R एक कांस्टेंट हो गया। ओके, अब सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है ये E की वैल्यू। ओके, तो कंसीडर किया कि इस फॉर पर्टिकुलर टाइम इस RT एक कांस्टेंट है, तो कंसीडर कर लिया RT के वैल्यू 1 है। ये बस समझने के लिए एज्यूम कर रहे हैं, नहीं 1, तो K किस पे डिपेंड कर रहा होगा, ये भी मिटाते हैं, रुक जाओ, इसको भी, ये भी कंसीडर नहीं करते। देखो, E की पावर -x कंसीडर किया, ठीक है। अब E की पावर -2 अगर ले रहे हैं तो E की पावर -2 का वैल्यू आता है 0.13, ठीक है। E की पावर, अब मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं, निगेटिव साइन सेम है, मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं। E की पावर -5 का वैल्यू आता है 0.006। अगेन ये 5 हुआ, अगेन मैग्नीट्यूड बढ़ाया, E की पावर -7 कर दिया, तो 0.00009 इतना आया, ठीक है। नाउ देखो K क्या हो रहा है, K डिपेंड कर रहा है इस E वाले टर्म पे, है ना, EA माइनस RT, यानी E की वैल्यू बढ़े, E रेज टू द पावर दिस टर्म का वैल्यू बढ़ेगा तो K बढ़ेगा, E रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT का वैल्यू घटेगा तो K घटेगा, है ना। तो अगर RT कांस्टेंट है, RT अगर कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू उसका मान लिया, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी और माइनस साइन ऑलरेडी है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी पहले 2 यूनिट रखा तो E का वैल्यू आया 0.3। नेक्स्ट क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू रखा, EA रखा 5, नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, 5 यूनिट। तो जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाया, E वाला टर्म घट गया, यानी ये जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज किया, ये E वाला टर्म डिक्रीज किया, तो K डिक्रीज कर गया। K, लेट्स से दिस इज K1, दिस इज K2 एंड दिस विल बी K3। K2 डिक्रीज कर गया और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाया, -7 यूनिट रख दिया, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू 7 रखा, माइनस साइन ऑलरेडी है, तो और E की पावर -7 की वैल्यू और कम हो गया, तो यानी K3 और डिक्रीज कर गया।
तो क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू घटते जा रही है। सिमिलरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेट कांस्टेंट घट रहा है, यानी ये प्रूफ हो गया कि एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट डिक्रीज कर रहा है, दैट इज K3 इज स्मॉलर देन K2 इज स्मॉलर देन K1। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑन रेट कांस्टेंट K। ओके, इतना क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? When we increase activation energy, rate constant will decrease, reaction speed will decrease. When we increase activation energy, effect on rate constant will increase, reaction fast हो जाएगा, कम पहाड़ चढ़ना पड़ेगा ना। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेंगे तो फास्टर होगा रिएक्शन। ये हो गया एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं अब पॉइंट नंबर 2 है कि एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू, पॉइंट नंबर नाउ, अब एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कांस्टेंट रखा व्हेन, पॉइंट 1, व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज पॉजिटिव। ठीक है, when activation energy is positive and temperature is variable, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या इफेक्ट होगा? नाउ लेट्स राइट इट हियर, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A e रेज टू द पावर माइनस साइन तो ऑलरेडी है, वो अरेनियस के इक्वेशन से आया, EA। इस एक्टिवेशन एनर्जी का जो भी वैल्यू यहां रखेंगे वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0, R एंड T। ओके, तो अब इस टर्म को हम x मान लेते हैं फॉर डिस्कशन पर्पस। A इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस x माना। ठीक है, तो x क्या आया, EA डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव है और एक कांस्टेंट है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को वेरी नहीं कर रहे हैं, अब टेम्परेचर को वेरी करेंगे, तो ये कांस्टेंट हो गया। ओके, नाउ अब जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वैल्यू ऑफ x डिक्रीज करेगा। ठीक है, लेट्स सी, कंसीडर करते हैं व्हेन T1 टेम्परेचर इज 273 केल्विन। ओके, कंसीडर किया e की पावर -7, अज्यूम कर लिया अपने ही आपसे, जो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर 273 रखा, तो एज्यूम कर लिया कि x का वैल्यू आया -7, एज्यूम कर रहे हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली। ओके, अब क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पूरा टर्म, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो x घटेगा, x विल डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाया टू 283 केल्विन, तो x घटेगा तो एज्यूम कर लेते हैं 7 से घट करके हो, मैग्नीट्यूड 7 से घट करके हो गया 5। ठीक है, अगेन टेम्परेचर बढ़ाया T3 किया 303, तो टेम्परेचर अगेन बढ़ाया तो x की वैल्यू अगेन घटेगी। लेट्स राइट e रेज टू द पावर -2। ओके, अब इन सब का वैल्यू लिखते हैं, e raised to the power -7 again 0.0009, e raised to the power -5 0.006, sorry 0.06, e raised to the power -2 is 0. कहने का मतलब 0.13, कहने का मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, x घट रहा है, x इज डिक्रीजिंग, तो e की पावर
एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, वैल्यू ऑफ e रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, यहां पे x था, अब यहां पे ई ए बाय आर टी पूरा लिख रहे हैं। वैल्यू ऑफ ई ए बाय आर टी इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहा है, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। और यहां पे k क्या है, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है दिस एक्सपोनेंशियल टर्म के, तो k भी डिक्रीज करेगा। देयरफॉर रेट कांस्टेंट विल ऑल्सो डिक्रीज। यानी क्या क्या रिलेशन आया, यानी क्या रिलेशन आया, व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज पॉजिटिव, व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज पॉजिटिव, तो रेट कांस्टेंट k is directly proportional to just a minute. So, जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो E की ये x वाला टर्म घट रहा है, तो ओवरऑल E की वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहां पे लिखेंगे इंक्रीज, एंड दिस वैल्यू ऑफ E रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी इज इंक्रीजिंग। अब एक्सपोनेंशियल टर्म इंक्रीज कर रहा है, तो रेट कांस्टेंट विल आल्सो इंक्रीज, यहां इंक्रीज लिखना है। यानी टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या इफेक्ट आया रेट कांस्टेंट पे, रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज कर दिया, तो यहां लिखेंगे रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हुआ। पहला ऑब्जर्वेशन में क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर रहे थे। दूसरा ऑब्जर्वेशन में क्या किया कि एक्टिवेशन एनर्जी को कांस्टेंट और पॉजिटिव रखा, 0 से ज्यादा बड़ा, और टेम्परेचर को वेरी करा रहा है। तो टेम्परेचर को जैसे ही इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये एक्स ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज, एक्स इज डिक्रीजिंग, 7 से 5 से 2 हो गया मैग्नीट्यूड। तो इसके डिक्रीज करने से ये एक्सपोनेंशियल टर्म इंक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल के इंक्रीज कर रहा है। यानी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट इज आल्सो इंक्रीजिंग। सिंपल सी बात है, एक्सपोनेंशियल के पावर में माइनस के साथ अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है, माइनस के साथ अगर मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करते जाता है। और अगर एक्सपोनेंशियल की पावर में नेगेटिव है और जब फिर से बोलता हूं, जब एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव हो और मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हैं नेगेटिव पावर के साथ, तो ओवरऑल वैल्यू इसका, ओवरऑल एक्सपोनेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक है। दूसरा, एक्सपोनेंशियल है, निगेटिव साइन है, अब ये वाला मैग्नीट्यूड डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। ओके, यहां पे लिखते हैं e की पावर माइनस एक्स में if x is increasing, value of e raised to the power minus x will decrease.
दूसरा पॉइंट क्या था, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, इफ वी डिक्रीज एक्स देन वैल्यू ऑफ e रेज टू दी पावर माइनस एक्स विल इंक्रीज। ये होता है मेन फंडा, इसी पे बेस्ड है ये। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ कि रेट कांस्टेंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज पॉजिटिव। ठीक है, अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। Point number 3, when activation energy is negative। एग्जाम में जनरली ये नहीं बताएगा एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव। वो अगर नहीं बता रहा है तो मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। ठीक है, और अगर स्पेसिफिकली बोल दिया कि नेगेटिव है तो कंसीडर करना है नेगेटिव। ओके, टेम्परेचर को यहाँ वेरिएबल रखा। This is when activation energy is positive। Okay, point number 2 था। Now again K is equal to A e raised to the power minus E A by RT। ठीक है, अगेन इसको इस पूरे टर्म को x कंसीडर किया। अगेन x, okay, what is the value of x? It is EA by RT by R 1/T here। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट है, R कांस्टेंट, सॉरी अब यहां पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है निगेटिव। इसको फिर से लिखते हैं, इसको माइनस ब्रैकेट में RT और इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं माइनस EA। तो ये माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, प्लस EA बाय RT। ओके, अब इस टर्म को x कंसीडर किया। ठीक है, तो अब देखो, अब टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाएंगे तो x की वैल्यू घटते जाएगी। अगेन टेम्परेचर को अगर 298 माना और कंसीडर किया कि जो x है दैट इज कमिंग टू बी 7। ठीक है, e की पावर 7, अब पॉजिटिव में 7 है, अब e की पावर 7 का वैल्यू होता है 1096। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया 283, सॉरी लेट्स से 303, e की पावर, टेम्परेचर बढ़ाया तो x घटेगा। EA बाय आर कांस्टेंट है, तो लेट्स से इट इज e घट के हो गया, इसकी इस पूरा x का वैल्यू हो गया 5। e की पावर 5 होता है 148। टेम्परेचर अगर अगेन बढ़ा दिया 310 कर दिया तो e की पावर हो गया और घट गया, e की पावर 2 पे आया, इसका वैल्यू होता है 7.38। तो कहने का मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं x का वैल्यू, ये इस x का x इज इक्वल टू EA बाय RT, ये वैल्यू कम हो रहा है, मतलब e की पावर एक्सपोनेंशियल वाला जो टर्म है वो घट रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपोनेंशियल वाला पावर घट रहा है, तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। लेट्स से K1, K2, K3। अब यहाँ पे K1 सबसे ज्यादा होगा, देन K2 एंड देन K3। ये था जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया x की वैल्यू घट गई। x की वैल्यू घटने से क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म डिक्रीज कर गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्म ले लिया, तो रेट कांस्टेंट क्या हुआ, रेट कांस्टेंट भी डिक्रीज कर गया। यानी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर e रेज टू द पावर EA बाय RT क्या हो गया, डिक्रीजेस।
तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि रेट कांस्टेंट के भी डिक्रीज कर जाएगा। यानी क्या रिलेशन आया रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का? व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज नेगेटिव तो रेट कांस्टेंट के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, ये हो गया, दिस इज द केस व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज नेगेटिव, और ये केस था व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल सी बात है। 2 की यहां तो एक्सपोनेंशियल है, पॉजिटिव पावर है, तो 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा। यानी जैसे जैसे पावर घटा रहे हैं पॉजिटिव टर्म में तो वैल्यू घट रहा है, तो वैल्यू ऑफ, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के, तो के भी डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो ये हो गया पॉइंट 3, व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज पॉजिटिव तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है टेम्परेचर का, रेट कांस्टेंट इज डिक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 4। अब इसको फिर मिटाते हैं, एक केस और है, देयर इज वन मोर केस। अब क्या किया, अब नाउ अगेन यहां लिख लेते हैं, लेट्स राइट हियर, दिस इज व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज नेगेटिव। ओके, अब एक्टिवेशन एनर्जी को रखा 0, व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज 0, है ना। तो अब क्या होगा, अब इसको मिटाओ, इरेज करो, यहां से नेगेटिव साइन हटा दिया। अब एक्टिवेशन, सॉरी, अब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को ही 0 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू ए ई रेस टू दी पावर माइनस 0 बाय आर टी। तो ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, दैट इज k इज इक्वल टू ए ई रेस टू दी पावर 0। दिस सजेस्ट व्हाट, k e रेस टू दी पावर विल बी, द वैल्यू ऑफ e रेस टू दी पावर इज 1। ओके, दिस सजेस्ट दैट k इज इक्वल टू a। ओके, नाउ दिस सजेस्ट व्हाट, k we know that A suggests total number of collisions, whereas K suggests total number of effective collision. Okay, so this, जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो गया, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो, तो क्या हो रहा है, k इज इक्वल टू ए, यानी टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव, जितना a, लेट्स से a प्लस b है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो जितने बार a और b आपस में कोलाइड कर रहा है, दैट इज, तो सारा ही कोलिजन, ऑल कोलिजन, जितना ऑल कोलिजन जो है वो इफेक्टिव कोलिजन बन जा रहा है। ठीक है, कि इसके कहने का मतलब ये हुआ, लेकिन ऐसा केस रियली में पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब हर ए और बी का हर मॉलिक्यूल आके टकराए और हर कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन बन जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों, ये क्यों हो रहा है, जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो हर एक रिएक्शन को होने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। एनर्जी ही नहीं मिलेगा तो रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगा, प्रोसीड नहीं कर पाएगा। यानी दिस केस इज नॉट पॉसिबल, नॉट ट्रू, और सजेस्ट करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी ए 0 फॉर अ रिएक्शन। ओके, तो यहां लिख लेंगे, एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर एनी रिएक्शन,
कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए ना रिएक्शन को होने के लिए। और दूसरा 100 कोलिजन हुआ टोटल, इसकी प्रोबेबिलिटी एकदम 1, इसके टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन हो इसका प्रोबेबिलिटी 1 तो नहीं होगा, एकदम ही 100% कोलिजन इफेक्टिव हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। कुछ ना कुछ कोलिजन जो होगा ऐसा, वो वेस्ट कोलिजन होगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट 4 था एक्टिवेशन एनर्जी 0 का केस। तो टोटल अभी तक 4 पॉइंट पढ़ा, जिसमें पहला पॉइंट में एक्टिवेशन एनर्जी को वेरी कर रहे थे, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ओके, दूसरे पॉइंट नंबर 2 और 3 में एक्टिवेशन एनर्जी, पहले एक्टिवेशन एनर्जी को पॉजिटिव रखा, टेम्परेचर वेरी कराया। थर्ड पॉइंट में एक्टिवेशन एनर्जी को नेगेटिव रखा और टेम्परेचर वेरी कराया। और फोर्थ पॉइंट में एक्टिवेशन एनर्जी को ही 0 कर दिया। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। नाउ अब इसको इरेज करते हैं। लेट्स इरेज एंड डिस्कस अगेन। अच्छा, एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? पहला, इधर है एनर्जी और इधर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ओके, वट एवर। यहाँ पे रिएक्टेंट R, दिस इज प्रोडक्ट P। ठीक है, नाउ 3 ग्राफ बनाया, 3, दिस एंड दिस। इस वाले को बोला EA1, इस सेकेंड वाले को बोला EA2 एंड थर्ड वन इज EA3। अब पूछ रहा है रेट कांस्टेंट का ऑर्डर। पहला ऑप्शन है K3 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K1। दूसरा ऑप्शन है K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं इसको। क्या है एक्टिवेशन, क्या पूछा है? रेट कांस्टेंट का ऑर्डर। कौन सा रिएक्शन, कौन सा पाथ सबसे पहले होगा, मतलब कम टाइम में कंप्लीट होगा। तो देखो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट स्टेप में सिर्फ इतना ही एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, मतलब कम टाइम लगेगा। देन 2 के लिए यहां से यहां तक का एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो। ठीक है, नाउ R to P जा रहा है, ये R to P के लिए पूछ रहा है। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी 3 पे अगर चले गए तो और टाइम लगेगा, इतनी एनर्जी चाहिए होगी। यानी एक्टिवेशन एनर्जी 3 इज मोर देन 2 and 1। ओके, तो रेट कांस्टेंट किसमें, रिएक्शन फास्ट किसमें होगा? EA1 वाले में रिएक्शन फास्ट होगा। तो रेट कांस्टेंट उसका ज्यादा होगा, देन 2 वाले में, देन 3 वाले में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 3। ठीक है, ये हो गया। जब तक एक्टिवेशन एनर्जी निगेटिव नहीं बोले, निगेटिव नहीं कंसीडर करना, पॉजिटिव ही लेना है। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, मान लिया P से R जा रहा है, अब इसके बारे में पूछा कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा। तो अब बैक जाने वाले में इन सबको अगर मिटा दे, फॉरवर्ड का ये मिटा दे, तो देखो अगेन EA1 ये तो सेम ही रखा। अब बैकवर्ड में P से जब R जा रहे हैं तो EA1 के लिए रिक्वायरमेंट इतनी एनर्जी की है, EA2 के लिए कितना एनर्जी चाहिए? इतना, और EA3 के लिए कितना एनर्जी चाहिए? इतना। तो बैकवर्ड रिएक्शन भी किस में फास्ट होगा? EA1 वाले में फास्ट होगा। इसका लेट्स से K1, K2 एंड K3। तो बैकवर्ड रिएक्शन भी किस में फास्ट होगा? कम एक्टिवेशन एनर्जी वाले में। यानी यहां भी K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3,
कहने का मतलब पहाड़ की हाइट बढ़ाते चले जाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाते चले जाएंगे तो पहाड़ को क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, पॉइंट है पॉइंट। अब जो पॉइंट है, अब जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो इस पे डिस्कस कर रहे हैं, ln k2 बाय k1 EA बाय R 1 अपॉन, यहां लिख दिया डेल्टा टी, लेट्स राइट फुल, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, it will be equal to EA by R T2 minus T1, okay, T1 T2. Let's rearrange this, EA by R delta T divided by T1 T2. This is equal to ln K2 by K1. Okay. Now the point is note. अब ये पॉइंट कह रहा है कि एट लोअर टेम्परेचर रेंज, एट लोअर टेम्परेचर रेंज increase in temperature causes more change, increase in temperature, more change in किसके वैल्यू में, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, देन हायर टेम्परेचर रेंज, हायर टेम्परेचर range for given value of EA, for a given value of activation energy। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। अब इस पॉइंट को समझने के लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले, उसके बाद इस पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है द परसेंटेज इंक्रीज in rate of chemical reaction will be maximum when temperature increases from, अब ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन में गिवन है 270 केल्विन से चेंज किया 280 केल्विन पे, बी ऑप्शन है 290 से चेंज किया 300 के केल्विन पे, सी ऑप्शन है 1000 केल्विन से चेंज किया टेम्परेचर 1200 केल्विन पे। अब देखो, अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, एट लोअर टेम्परेचर रेंज, एट लोअर टेम्परेचर रेंज, जब हम टेम्परेचर एट लोअर टेम्परेचर रेंज में अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा लोअर टेम्परेचर की रेंज में, उसके कारण जो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन यानी K2 होगा वो ज्यादा चेंज है, उसमें ज्यादा चेंज आएगा। K1 टू K2 जाने में, इस K1 से K2 जाने में लोअर टेम्परेचर रेंज पे ज्यादा चेंज आता है एज कंपेयर टू हायर टेम्परेचर रेंज। ठीक है, लोअर टेम्परेचर रेंज पे ओल्डर रेट कांस्टेंट से न्यूअर रेट कांस्टेंट पे जाने में ज्यादा चेंज इन मैग्नीट्यूड आता है, ज्यादा चेंज इन वैल्यू आता है। क्यों? अब देखो, लेट्स से दिस एक्टिवेशन एनर्जी एट पर्टिकुलर एट गिवन वैल्यू ऑफ E, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कांस्टेंट रखा, R इज कांस्टेंट, दिस चेंज इज कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं ln K2 by K1 is inversely proportional to 1 upon T1 dot T2।
ठीक है। लोअर टेम्परेचर रेंज में जो चेंज, लोअर टेम्परेचर रेंज में टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, T1 से T2 जा रहे हैं और T1 T2 दोनों का ही मैग्नीट्यूड कम है, तो ज्यादा चेंज आएगा रेट कांस्टेंट में। क्यों? क्योंकि T1 भी स्मॉल होगा, T2 भी स्मॉल होगा, तो इस K2 का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा एज कंपेयर टू K1, है ना। इस K2 बाय K1 का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। कब? जब T1 T2 दोनों ही स्मॉल हो। ये कहने की कोशिश कर रहा है ये स्टेटमेंट। एट लोअर टेम्परेचर रेंज, एट लोअर टेम्परेचर रेंज इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब T1 से T2 गए और दोनों की वैल्यू लो है, तो देयर विल बी मोर चेंज इन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट देन हायर टेम्परेचर। अगर ये दोनों हाई रहता तो K2 का वैल्यू कम इंक्रीज होता, मतलब और डिक्रीज ही होता। अगर ये इंक्रीज कर रहा होता और ये भी इंक्रीज कर रहा होता, हायर टेम्परेचर रेंज में ही टेम्परेचर और इंक्रीज कर रहे हैं, तो T1 से तो T2 ज्यादा ही होगा ना, सॉरी T2 ज्यादा ही होगा T1 से, तो K2 और K1 का वैल्यू कम इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू लो टेम्परेचर रेंज। फिर यहाँ पे देखो ln K2 बाय K1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T1 डॉट T2। तो अब ये कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी मैक्सिमम। परसेंटेज इंक्रीज इन रेट, यानी ये K2 ओल्ड था, ये K2 न्यू होगा, तो किसमें ज्यादा चेंज आएगा, किस टेम्परेचर रेंज में ज्यादा चेंज आएगा। तो देखो 1000 अगर रखेंगे T1 को, 1000 से गए T2 कितना है 1200, तो ये भी बड़ा है ये भी बड़ा है, तो ये K2 बाई K1 का वैल्यू कम इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू व्हेन 290 से हम जाएंगे टू 300 पे। अब दोनों T1 T2 का वैल्यू डिक्रीज कर दिया 1000 और 1200 के रिस्पेक्ट में, तो K2 बाई K1 का वैल्यू ज्यादा इंक्रीज करेगा। और नेक्स्ट क्या किया, 270 से 280 जा रहे हैं, यानी इससे भी कम कर दिया, ये भी कम कर दिया, T1 T2 और कम कर दिया, तो और ज्यादा इंक्रीज करेगा K2 बाई K1 का रेशियो। ठीक है, तो मोर इंक्रीज किस में आ रहा है, मोर मैक्सिमम, द परसेंटेज इंक्रीज इन रेट इज मैक्सिमम व्हेन टेम्परेचर इज इन लोअर टेम्परेचर रेंज। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। 270 से 280 के बीच में जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, दैट इज 270 से 280 जब जाएंगे, तो इसके वैल्यू में ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा एज कंपेयर टू दिस हायर टेम्परेचर रेंज। ओके, ये कहने का कोशिश किया ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वी हैव टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अगेन, ग्राफ इज बिटवीन, दिस ग्राफ इज बिटवीन e रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन RT वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, ग्राफ आया ऐसा ऐसा एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 3। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि किस ग्राफ में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा, EA1 वाले में या EA2 वाले में या EA3 वाले में। दूसरा ऑप्शन है EA3 देन EA2 एंड देन EA1, ये दो ऑप्शन है। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन, पहले तो ये एक्सप्रेशन लिख लो, K इज इक्वल टू A E रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, तो अब एक्टिवेशन एनर्जी का पूछा है। ठीक है, टेम्परेचर इधर वेरी हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम मान लेते हैं, और इधर क्या इंक्रीज कर रहा है, E की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इधर इस साइड E वाला वैल्यू, एक्सपोनेंशियल वाला वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो कंसीडर कर लेते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T, टेम्परेचर को फिक्स कर लिया, तो इस टेम्परेचर पे ये, देन ये एंड देन ये। अब यहां पे लिखो
ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, अब टेम्परेचर फिक्स कर लिया, तो थर्ड वाले के लिए ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू ज्यादा है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि थर्ड वाले के लिए वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू एज मोर, वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी इज मोर। और वन वाले के लिए सबसे वन वाले के लिए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ये है वैल्यू, 2 वाले के लिए ये है वैल्यू, 3 वाले के लिए ये है वैल्यू। तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर 1 वाले के लिए ये एक्सपोनेंशियल टर्म कम है। फॉर 3 वैल्यू ऑफ ई ए इज मोर, फॉर 1 वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी इज लोएस्ट। अब इसका वैल्यू अगर लो है और टेम्परेचर को एक्टिवेशन एनर्जी को टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, और तो जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाओगे, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएंगे तो निगेटिव में एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं, तो निगेटिव में ई की पावर निगेटिव में इंक्रीज अगर करेंगे, ई की पावर निगेटिव में इंक्रीज अगर करेंगे, कहने का मतलब ई की पावर माइनस ई ए, इसको निगेटिव में इंक्रीज करेंगे तो इस ओवरऑल का वैल्यू घट जाएगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगेन ई की पावर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू रखा 2, तो ये कितना आ रहा था 0.13। अब ई की पावर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू रखा -5, तो एक्टिव मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया एक्टिवेशन एनर्जी का, तो इस एक्सपोनेंशियल का वैल्यू घट गया था 0.006, और अगर बढ़ा दिया लेट्स से फॉर 3, तो एक्टिवेशन एनर्जी और घट गया था 0.0000 के टर्म में आ रहा था। तो कहने का मतलब जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कम आ रहा है। तो जहां पे इस एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कम होगा उस वाले का एक्टिवेशन एनर्जी मोर होगा, यानी EA1 और ये हो गया EA3, यानी EA1 ज्यादा होगा देन EA2 देन EA3, है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिस। ओके, समझ में आया? तो अगेन इस थर्ड वाले में इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है थर्ड वाले का, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो ये वाला एक्टिवेशन इस ई की वैल्यू कम होना चाहिए। तो देखो ई का पावर जब 2 था, कम था, तो ई का वैल्यू ज्यादा आ रहा है। जब this value e raised to the power minus e by rt is lowest यार, तो यहाँ इसको लोएस्ट करने का तरीका, इस एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज अगर कर देंगे निगेटिव टर्म के साथ तो लोएस्ट हो जाएगा इन सब के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ाया, इसीलिए EA1 देन EA2 एंड देन EA3। अब एक और क्वेश्चन है लास्ट, there is one more question, that question is between जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज बिटवीन दिस एक्सपोनेंशियल टर्म एंड इट इज प्लॉटेड बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी EA, और इसका ग्राफ कैसे कैसे दिया हुआ है, इसका ग्राफ है दिस देन दिस एंड देन दिस। इसमें और एक्टिवेशन एनर्जी अगर नहीं दिया हुआ है पॉजिटिव या नेगेटिव तो कंसीडर करना है पॉजिटिव ही, ठीक है, ये पॉजिटिव। अब पूछा है यहाँ पे टेम्परेचर T3, यहाँ पे टेम्परेचर T2, यहाँ पे टेम्परेचर T1, और ये गिवन है एक्टिवेशन एनर्जी। ओके,
ऑलरेडी जीरो से इधर का ग्राफ दिया हुआ है तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, यहां से भी दिख रहा है। अब पूछा है इसमें टेम्परेचर का ऑर्डर बताइए। T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। बी ऑप्शन है T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। बाकी और सारा ऑप्शन बना सकते हैं। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं? अगेन एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी का मान लिया, यहां इस एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ये वैल्यू होगा, और ऊपर चलेंगे तो इस एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, इसी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एक्सपोनेंशियल का वैल्यू ये, इसी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए इस 3 वाले टेम्परेचर का वैल्यू है ये। ओके, तो लिख ले, ये मान लिया EA1 मान लिया, लिख लेते हैं e की पावर माइनस EA1 बाय R T1, e रेस टू द पावर माइनस EA1 R T2, e रेस टू द पावर माइनस EA1 R T3। कहने का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को फिक्स कर लिया, एक्टिवेशन एनर्जी को फिक्स कर लिया। सबसे ज्यादा एक्टिवेशन इसकी वैल्यू किसमें है? सबसे ज्यादा दिस हैज हाई वैल्यू, ये ऐसे करके लिख लेते हैं, और दिस हैज लो वैल्यू, और ये इन बिटवीन। ठीक है, तो अब देखो इस एक्सपोनेंशियल का हाई वैल्यू कब आ रहा होगा? तो अब करके देखते हैं। टेम्परेचर को अगर यहां बढ़ा दिया, लेट्स से x इज इक्वल टू EA1 बाय R T1 एंड इट इज e की पावर माइनस x। तो अब देखो टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिए तो x की वैल्यू घट जाएगी, यानी x में लो मैग्नीट्यूड होगा। लो कहने का मतलब लेट्स से अगर e की पावर माइनस 7 है और टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाया तो x की वैल्यू घट जाएगी, लेट्स से e की पावर माइनस 5। तो हम जानते हैं e की पावर माइनस 7 का बहुत 0.00000 वैल्यू आता है, इसका आता है 2 डेसिमल के बाद। तो टेम्परेचर बढ़ाया, x की वैल्यू डिक्रीज किया, और एक्सपोनेंशियल का वैल्यू क्या हो गया? इंक्रीज किया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू क्या किया? इंक्रीज कर गया। तो जहां ज्यादा, अब एक्सपोनेंशियल का वैल्यू इंक्रीज यानी हाई है, तो यहां पे इस केस में क्या होगा? हाइयर टेम्परेचर होगा। इस T3 टेम्परेचर T3 ज्यादा होगा देन T2 एंड देन T1, क्योंकि यहाँ इस 3 वाले केस में एक्सपोनेंशियल का वैल्यू ज्यादा है देन 2 देन 1। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, इस पूरे टर्म का वैल्यू ज्यादा है। तो इस पूरे टर्म का वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हमें ये वाला x को डिक्रीज करना पड़ेगा, और x को डिक्रीज करने के लिए यहाँ टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ओके, इसीलिए T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। अब बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक पढ़ रहे थे टेम्परेचर का डिपेंडेंस ऑन रेट कांस्टेंट फॉर सिंपल रिएक्शंस पढ़ा, R टू P जा रहा है, P टू R जा रहा है। अब पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट कांस्टेंट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में।